ये वीडियो में हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बट अप्लाइड में आगे जाने से पहले बेसिक स्टैटिस्टिक्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। सो अगर बेसिक स्टेट्स अभी तक क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर हर एक टॉपिक पे डेप्थ में विथ एग्जांपल वीडियो बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं। सो वो आप रिफ़र कर सकते हो। और आप चैनल पे अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके। सो मेनली हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करने क्या वाले हैं। तो स्टेटिस्टिकली हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है क्लेम, स्टेटमेंट। ठीक है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो कि कहीं प्रोडक्शन हो रहा है और हम कहीं सप्लाई कर रहे हैं, है ना। हम ऑनर है, हम प्रोडक्शन करके कस्टमर्स को माल सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। और मान लो सामने से कंप्लेंट आ रही है कि भाई इस वक्त आपने जो हमें प्रोडक्ट दी वो तो अच्छी नहीं थी, ख़राब क्वालिटी की निकली, है ना। जो भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट हो, तो अब हम उसको ऐसे तो डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोल सकते कि भाई जा तो झूठ बोल रहा है, प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस की थी तो हमें तो पता ही होना होगा कि हमारी प्रोडक्ट कैसी है, हमारी प्रोडक्ट कैसी हो ही नहीं सकती, तो झूठ बोल रहा है ना। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, अदरवाइज़ क्या होगा कि कस्टमर हमारे हाथ से चला जाएगा। सो हमें उसको थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री आंसर देना पड़ेगा। बट ठीक है, एनी हाउ हम उसको तो समझा देंगे। बट क्या वो सही बोल रहा है या जस्ट बार्गेनिंग के लिए क्लेम कर रहा है, तो वो हमें थोड़ा तहकीकात करना पड़ेगा। ठीक है। और मान लो वो सही बोल रहा है तो फिर हमारा फॉल्ट हुआ कि भाई प्रोडक्ट डिफेक्टिव आई कैसे, और अगर आ ही गई है तो हम क्या क्या चेंजेस करके उसको चेंज कर सकते हैं। और मान लो हमें अगर कैलकुलेशन बेस पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई हमारी प्रोडक्ट ऐसी हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब वो बंदा गलत है, और वो अगर हाथ से चला भी जाए तो भी हमारा कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है। तो मेनली यहाँ ये टॉपिक पे हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि वो जो सामने वाला बंदा क्लेम कर रहा है उसको सही माना जाए या गलत, या कि यानी कि उसको एक्सेप्ट किया जाए या उसको रिजेक्ट किया जाए। तो बेसिकली ये डिसीजन मेकिंग थियरी हो जाएगी, है ना। तो यस, हम कैलकुलेशन बेस पे पता कर सकते हैं कि वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास सर्टेन टर्म्स का इंट्रोडक्शन पहले कर देते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेशन में आगे जाएंगे। ठीक है। सो मेनली पहली टर्म आएगी जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में है, वो है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या है कि वो जो सामने वाला बंदा क्लेम कर रहा है कि ऐसा है, तो हमको तो पहले क्या करना पड़ेगा कि मान ही लेना पड़ेगा कि हाँ भाई तू सही बोल रहा है। समझ में आ रहा है। उसको रूडली ऐसे नहीं मना कर सकते जा भाई तू गलत बोल रहा है ना। तो पहले वो जो भी क्लेम कर रहा है वो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो हमारे लिए, बट हमें तो वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। सो इसको हम सिंबॉलिकली क्या बोलेंगे कैलकुलेशन में, H0, या कई बार U0 भी लिखते हैं। ठीक है। सो H0 का मतलब क्या होगा, नल हाइपोथेसिस, यानी कि हाइपोथेसिस लिख देते हैं, हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड फॉर पॉसिबल रिजेक्शन। पॉसिबल रिजेक्शन, बट पहले तो हमें उसको सही मानना पड़ेगा। सो अंडर द assumption that it is true, समझ रहे हो। तो जो भी क्लेम कर रहा है उसको बोलेंगे हम नल हाइपोथेसिस, बट हम ट्राई करेंगे कि वो रिजेक्ट हो जाए। बट वो तो कैलकुलेशन बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, बट पहले हमें मानना तो ये पड़ेगा कि वो सही है। सो अंडर द एजम्पशन दैट इट इज़
ट्रू। सो आई होप नल हाइपोथेसिस क्या है वो समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा टर्म आएगा वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम बोलेंगे H1। ठीक है, सो ऑब्वियसली अल्टरनेट का मतलब ही यही होता है, रिवर्ट। ठीक है, तो वो ये जो भी क्लेम कर रहा है हम उसका स्टेटमेंट को रिवर्ट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट बनाएंगे उसका। ठीक है, और वो जो भी स्टेटमेंट बनेगा उसको हम बोलेंगे H1, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो ये है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री टू दी नल हाइपोथेसिस। ओके, सो H0 अंडर द क्लेम स्टेटमेंट होगा, H1 हम खुद जनरेट करेंगे बट उसका कॉम्प्लीमेंट लेके अपोजिट सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, ओके। तो ऑब्वियसली ये दोनों के बीच में जंग हो गया, ये सही है ये सही। ठीक है, अगर ये सही हुआ तो ये गलत हो गया, और ये गलत हुआ तो ये सही हो गया। ठीक है, तो मेनली अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके बेसिस पे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ मेनली हम डिसीजन टेकिंग जो ग्राफ है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ अडॉप्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो नहीं पता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड टर्म है। सो अगर क्लियर नहीं है तो वो आप प्रोबेबिलिटी सेक्शन में, मैंने ऑलरेडी चैनल पे प्लेलिस्ट बना के हाँ प्लेलिस्ट बना के रखा है अंडर द नेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो उसमें है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बहुत डेप्थली हमने डिस्कशन किया है कि ये है क्या। तो यहाँ उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली मेन डिसीजन मेकिंग ही वो ग्राफ होगा, आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि उसमें वेरिएबल z आता है, जिसको हम z स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना। तो z है वो बेसिकली नॉर्मल वेरिएबल है। ओके, सो जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा उसका यूज़ करके हम कैलकुलेशन करेंगे और उसको हम z बोलेंगे, है ना। तो बेसिकली z की जो कैलकुलेशन है उसको हम बोलेंगे टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। मैं लिख देता हूँ टेस्ट स्टेटिस्टिक्स, यानी कि हम z फाइंड करेंगे। और z कैलकुलेशन में भी बहुत सारी वेराइटीज़ है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो भी मैच हो रहा है वो यहाँ पर फिक्स मेथड नहीं है, जो भी डेटा अवेलेबल है उसके साथ मैचिंग देखेंगे और उसके साथ हम जाएंगे। ठीक है, सो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करेंगे, बेसिकली z कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो फाइंड z, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। अब z कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे थोड़ा डेप्थ में भी देखेंगे, बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जो भी डेटा दिया है उसके हिसाब से, बट हम नॉर्मल कंपैरिजन करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ z का। ठीक है, यस, बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ हम स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिक्स करने वाले हैं। ठीक है, सो यस, यहाँ प्रोबेबिलिटी का भी बेसिक सारा नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, सो यस, अगर नहीं है बेसिक प्रोबेबिलिटी का नॉलेज तो उसके ऊपर भी हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, बेसिक प्रोबेबिलिटी और
ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर करने की ट्राई की है विथ एग्जांपल्स। सो वो भी आप रिफ़र कर सकते हो अगर टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ डिसीजन हम करने वाले हैं तो ये तो कोई ऐसा मैथ्स नहीं है कि डायरेक्ट रूडली डिसीजन लेना पड़ेगा, फिक्स डिसीजन लेना पड़ेगा कि यस ये डेटा मिला तो रिजेक्ट, ये डेटा मिला तो सिलेक्ट, है ना। तो यहाँ थोड़ा बहुत गैप रखना पड़ेगा हमें, है ना, कि भाई चलो ये हमारी भी कई बार गलती हो सकती है ना। तो थोड़ा गैप इसलिए रखना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट, हमें पता है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो होता ही रहता है, वो हमें पता होता है, बट वो हम हाइड करने की ट्राई करते हैं, है ना। तो जो कस्टमर को नहीं पता, बट यस जहाँ प्रोडक्शन होता है जो ओनर करता है उसको तो ये पता होता है कि यस इतना प्लस माइनस है, बट हम वो शो अप नहीं करते, हाइड करते। इसलिए जब डिसीजन लेने की बात आएगी तो हमें वो थोड़ा सा डिसीजन में थोड़ा गैप रखना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। थोड़ा हम लूज रखेंगे, डिसीजन का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा लूज रखेंगे। ओके, सो इसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब मेनली क्योंकि हमें आगे जाके टेबुलर कैलकुलेशन करनी है, जैसे लॉग टेबल में प्री कैलकुलेटेड डेटा होता है वैसे ही यहाँ हमारे पास प्री कैलकुलेटेड डेटा होता है। इसलिए यहाँ हमें कितना डेटा को लूज रखना है वो प्रीफिक्स होता है। ठीक है, सो जब हम ये कितना गैप रखना है उसकी बात आएगी तो हम यहाँ दो कैटेगरी रखने वाले हैं। वैसे दो ही कैटेगरी आती है, 1% एंड 5%। सो उसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। या फिर उसको हम अल्फ़ा भी बोलते हैं सिम्बॉलिकली। ठीक है, सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब हम कितना लूज डिसीजन रखने वाले हैं, कितना गैप देने वाले हैं परफेक्ट कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, सो वो है 1% एंड 5%। सो अगर बोला है तो ठीक है कैलकुलेशन में, अगर नहीं बोला है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट 5% के बेसिस पे ही कैलकुलेशन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली बोल देते हैं। ठीक है, 1% रखना है या 5% रखना है, डिपेंड्स कि डेटा कितना सेंसिटिव है या जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं वो कितनी कॉस्टली है। बहुत हैवी कॉस्टली है तो फिर लूज डिसीजन भी बहुत कम छोड़ना पड़ेगा, यानी कि उस केस में हम 1% लेवल पे सिग्निफिकेंस रखेंगे। और यस डेटा बहुत इतना सेंसिटिव नहीं है, प्रोडक्ट इतनी कॉस्टली नहीं है तो हम 5% लेवल पे भी सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। ठीक है, सो नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट 5% रखेंगे या फिर 1%। सो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर 1% या 5%, दो ही लेवल है। सो लेवल 1 होगा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा 1% ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब परसेंटेज है और प्रोबेबिलिटी भी हम मिक्स करने वाले हैं। तो परसेंटेज को अगर प्रोबेबिलिटिकल देखना है तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा 0.05, प्रोबेबिलिटिकल वाइज अगर देखना है तो 0.05 होगा, और 1% का मतलब होगा 0.01। ठीक है, और फाइनली आएगा डिसीजन मेकिंग। ठीक है, सो याद रहे पहला स्टेप होगा नल हाइपोथेसिस जो क्लेम हम चेक करने वाले हैं, दूसरा स्टेप होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो हम खुद जनरेट करने वाले हैं उसको रिवर्ट करके, फिर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यानी कि जो भी डेटा प्रोवाइड कर दिया है हमारे पास उसका यूज़ करके हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो मेनली यही स्टेप है जो कि मैटर करता है, जो बदलता रहेगा मेथड बाय मेथड। बहुत सारी मेथड्स है हमारे पास, है ना, 8-10 मेथड है, तो हर एक में डेटा किस टाइप का है उसके हिसाब से फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मेनली ये बदलता रहेगा। और उसके बाद लेवल सिग्निफिकेंस दो ही है ना, दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम 5% ले लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे डिसीजन, यानी कि यहाँ एग्जाम्पल हमारा ख़त्म हो जाएगा। सो लास्ट स्टेप है डिसीजन। तो मेनली याद रहे हम ये दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। स्टेटिस्टिक में हमें जेड मिलेगा, ठीक है, यहाँ से हमें जेड मिलेगा और
यहाँ से हमें अल्फ़ा लेवल सिग्निफिकेंस के जेड अल्फ़ा मिलेगा, जेड अल्फ़ा। अब वो कैसे जेड अल्फ़ा मिलेगा इसको हम बोलेंगे बाउंड्री, ग्राफिकली अभी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो मेनली ये दोनों को कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि जो भी क्लेम है अंडर द ट्रायल उसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। सो मेनली मैं यहाँ एक ग्राफ बनाने वाला हूँ, ध्यान से देखा, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो वो ग्राफ भी ऑब्वियसली हमें अभी भी डिस्कशन किया कि जेड के बारे में बात कर रहे हैं। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हम अडॉप्ट करने वाले हैं। सो कैसा होता है वो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, है ना। सिमेट्रिकल ग्राफ होता है, बेल शेप। तो मैं उसको जस्ट ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ, और यस। सो मान लेते ये हमारी जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस ही है बट वेरिएबल हमारा जेड है इसलिए मैं बोल देता हूँ जेड एक्सिस। और ये है हमारी वाई एक्सिस, या उसको हम प्रोबेबिलिटिकल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बेल शेप ग्राफ होगा वो तो हमें पता है। सो मैं जस्ट सिमेट्रिकल ग्राफ बना देता हूँ बेल शेप्ड, ठीक है। मान लेते हैं कि बेल शेप है, सिमेट्रिकल है, ओके। सो यह भी इनफाइनाइट पे जाएगा, ये भी इनफाइनाइट पे जाएगा, यस, ओके। सो यहाँ जेड 0 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 होगा, यहाँ -1 2 3 4 5 होगा। सो डायरेक्शन तो हमें पता ही है, ओके। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं कि अंडर द ग्राफ, ये जो ग्राफ है उसके अंडर का जो एरिया है वो टोटल कितना होगा 1, ठीक है। सो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 1% होगा, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो 1, ठीक है, ओके। अब वहाँ हमने डिस्कशन किया है कि मैक्सिमम एरिया इतने में कवर हो जाएगा, फिर कितने में कवर होगा वो डेप्थ में डिस्कशन विथ एनिमेटेड वीडियो, है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब जहाँ डिस्कशन हमने किया है वो वीडियो ऑलरेडी है अवेलेबल, नहीं क्लियरिटी है तो आप रेफर कर सकते हो अंडर द प्ले लिस्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है एक, ठीक है। सो अब मैं डिस्कशन करने वाला हूँ हमारा जो दो लेवल है 5% एंड 1%, ठीक है। उसमें भी देखो इसको बोलते हैं टेल, ये दोनों साइड है उसको क्या बोलते हैं टेल, है ना। तो इसको बोलते हैं राइट टेल, उसको बोलते हैं लेफ्ट टेल, ओके। अब कई बार हमें 1 टेल टेस्ट यूज़ करनी पड़ेगी, कई बार हमें 2 टेल टेस्ट यूज़ करनी पड़ी। उसके ऊपर क्या लॉजिक है ये मैं यहाँ बता देता हूँ पहले। मान लो हम H0 एंड H1 यानी कि नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बीच में अगर लेस देन ग्रेटर देन में फ़र्क कर सकते हैं, यानी कि यही होना चाहिए या फिर यही होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे, है ना। कई बार ऐसा होगा कि नल हाइपोथेसिस है वो अल्टरनेट से बड़ा ही होना चाहिए, कई बार ऐसा होगा कि नल हाइपोथेसिस है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस से छोटा ही होना चाहिए, है ना, वन वे। अगर ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन अगर आप कर पा रहे हो तो उसको बोलते हैं 1 टेल टेस्ट, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट हम इतना बता देंगे कि भाई ये दोनों सेम नहीं हो सकता, है ना। मतलब मान लो ये हाइट के बेसिस पे हो रहा है कि भाई आपने जो मशीन दिया उसकी हाइट तो कम मिली, है ना। तो हमें पता है कम तो हो नहीं सकती, तो बस ज़्यादा ही हो सकती है ठीक है। तो कम या ज़्यादा वो केसेस में होगा, या फिर क्वालिटी की बेसिस पे अगर क्लेम हो रहा है कि भाई क्वालिटी आपने बोला हो तो अच्छी नहीं थी, तो ज़्यादा बेटर अच्छी होगी या कम अच्छी होगी ऐसा तो हम नहीं बोल सकते, तो अच्छी नहीं है, दैट्स इट, है ना। प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सपेक्टेशन के साथ मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब सेम नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर ऐसा डिसीजन हो, ऐसा कंपैरिजन अगर ऐसे बन रहा है लेस देन या ग्रेटर देन नहीं हम फिक्स कर पा रहे हैं तो जस्ट नॉट इक्वल टू, तो वो केस में 2 टेल टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि ये कैलकुलेशन में ये दोनों टेल यूज़ करनी पड़ेगी, और ये दोनों के कैलकुलेशन में ये दोनों केसेस में जस्ट 1 साइड जा सकते हैं हम, ठीक है। तो पहले मैं 1 साइड की बात कर रहा हूँ। 1 साइड का मतलब ये हुआ जस्ट एक केस, ये इसको बाद में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो लेस देन या ग्रेटर देन तो 1 साइड होगा या 1 टेल होगी, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक केस में हम 1 टेल में जाएंगे,
और यहाँ हम जाएंगे टू टेल टेस्ट। ओके, अब पहले मैं वन टेल के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। अब वन टेल में भी पहले 5% के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वन टेल का मतलब होगा हम वन साइड जाएंगे। अब ओके, सो ये टेल हमारे लिए है ही नहीं, ऐसा मानेंगे। अब 5% का मतलब ये हुआ कि 5% को हम लूज कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मान लेते हैं कि 5% यहाँ है, थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा हूँ आपको डिफरेंस समझ में आए इसलिए, अदरवाइज 5% तो यहाँ कहीं होगा, ठीक है। सो मान लेते हैं इस साइड का एरिया क्या है 5%, तो इस साइड का एरिया क्या हो जाएगा 95%। 95% एरिया इस साइड रहेगा और ये रहेगा 5%, ठीक है। तो यहाँ जो आपको z मिलेगा वो z अल्फ़ा होगा, बेसिकली 5% वाला। सो 0.05% वाला z मिलेगा। अब वो z हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का रेडीमेड जो टेबल है वो यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, और अगर 1% पे जाना है तो हम और थोड़ा आगे जाएंगे, है ना। तो इस साइड रहेगा 99% एरिया इस साइड रहेगा और इस साइड जस्ट रहेगा 1%, है ना। तो ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन, तो यहाँ जेड क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है वो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज़ करके निकाल सकते हैं। ओके, अब ये तो हुई बात वन टेल की। अब मान लो हम टू टेल में जा रहे हैं, तो टू टेल में क्या करना पड़ेगा, यस, टू टेल में हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों टेल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो टू टेल में अगर 5% पे हम जा रहे हैं तो 5% का शेयरिंग इस साइड भी रहेगा, इस साइड भी रहेगा। तो हम क्या कर देंगे 50-50%। तो 5% का 50% हो जाएगा 2.5%। तो 2.5% यहाँ छोड़ देंगे हम, 2.5% यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस साइड कहाँ हमें बाउंड्री बनानी पड़ेगी, जहाँ 97.5% एरिया इस साइड रहेगा, 97.5 इस साइड और 2.5% एरिया इस साइड। आई होप समझ रहे होंगे, है ना। तो टोटल में बेसिकली हमें इसका भी दो पार्ट डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों पार्ट के लिए। ओके, तो फिर ये थोड़ा बदल जाएगा, 0.05 नहीं, ये वॉल हम कहाँ बनाएंगे, बाउंड्री हम कहाँ निकालेंगे, इस साइड रहना चाहिए 97.5% और इस साइड रहना चाहिए 2.5% एरिया। ओके, और मान लो वन टेल में हम 1% में टू टेल की अगर बात कर रहे हैं तो 1% को भी डिवाइड करना पड़ेगा, 0.5% यहाँ रहेगा, 0.5% यहाँ रहेगा। तब हम जो ये वॉल डिसाइड करेंगे, ये बाउंड्री डिसाइड करेंगे, उस वक्त क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस साइड कितना एरिया रहेगा 99.5%, है ना, यानी कि आधा परसेंट ही इस साइड रहेगा। इस साइड रहेगा 99.5% और इस साइड रहेगा 0.5%, ठीक है। ओके, सो ये दोनों बाउंड्रीज, दोनों केसेस में टोटल 4 बाउंड्री बनेगी। वो कैसे होती है यहाँ जस्ट मैं ग्राफिकली बता देता हूँ चार्ट बना के। डिटेल क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा इसीलिए डिटेल में अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना के नहीं बता रहा हूँ, बट नेक्स्ट जब एग्जाम्पल करेंगे तब वो वैल्यू हम कैसे मिलेगी वो चार्ट बना के बता देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में, सो अभी जस्ट लिस्ट आउट कर रहे हैं कि अगर वन टेल में हम जा रहे हैं, वन टेल, तो फिर हमारे पास 5% पे क्या होगा एंड 1% पे क्या होगा। सो 5% लेवल पे यानी कि Z 0.05 क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1.65 मिलेगा। बट कैसे हम डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये लाइन डिसाइड करनी है तो लेफ़्ट साइड का एरिया टेबल में से मिलेगा। तो 95% एरिया टेबल में से कहाँ कवर हो रहा है वो Z निकालो, तो वो 1.65 मिलेगा ये, ठीक है। अब 1% लेवल पे जा रहे हैं तो इसका मतलब 99% एरिया इस साइड रखना पड़ेगा। तो उस वक्त हमें Z मिलेगा 2.33। अब वो कैसे मिल रहा है वो टेबल के साथ में दिखाऊंगा, बट एग्जाम्पल करेंगे तब या नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है तो अगेन 5% लेवल पे क्या होगा एंड
1% लेवल पे क्या होगा? सो ऑब्वियसली 5% में 2 टेल का मतलब हाफ हाफ करना पड़ेगा। सो 97.5% एरिया ढूंढना है और उसके लिए z क्या मिलेगा? तो वो मिलेगा 1.96। और 1% पे जाना है तो 99.5% इस साइड रखना पड़ेगा। 99.5% एरिया हमें लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग जो जेड है वो निकाल लो, वो हो जाएगा 2.58। 2.58, ठीक है। तो ये सारा हमारा जेड अल्फ़ा है ना। इसको हम कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हैं कि जो भी क्लेम अंडर ट्रायल है उसको एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। सो बेसिकली ये ग्राफिकली ये जो बाउंड्री वॉल हम बनाने वाले हैं, ये चार, दो मैंने यहाँ दिखाई है, ये दोनों वन टेल वाली दिखाई है, टू टेल में और थोड़ा ये आगे चली जाएगी, ये और थोड़ा आगे चली जाएगी, ठीक है। तो ये बाउंड्री ऐसी है कि हमारा जेड जो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं वो अगर इस साइड रहा, इस साइड है ना, वॉल की लेफ्ट साइड, तो एक्सेप्टेंस में जाएगा। ये वॉल की राइट साइड अगर कैलकुलेटेड जेड मिल रहा है तो रिजेक्शन में जाएगा। इसलिए जो वॉल है उसका लेफ्ट साइड का एरिया जो भी मिलेगा उसको हम बोलेंगे एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। ओके, और अगर डेटा ये वॉल की इस साइड मिला, मैं जस्ट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सो इसको बोलेंगे एरिया ऑफ रिजेक्शन, एरिया ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। सो जेड की वैल्यू है वॉल, क्रिटिकल वैल्यू हम बना रहे हैं ये चारों में से, उससे कम मिली, उससे लेफ्ट साइड मिली, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि यस ये जो क्लेम कर रहा है वो सही है, गलत नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। और अगर कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू इससे ज़्यादा मिल गई, ज़्यादा का मतलब क्या होगा? राइट साइड, तो इसका मतलब वो गलत बोल रहा है, क्लेम को रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। ओके, इसके बारे में डेप्थ में डिस्कशन हम करेंगे आगे, मेथड के बारे में, फार्मूलाज के बारे में और कैलकुलेशन विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।